सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आपको अब नजर आ रहे हैं कोर्ट परिसर में मौजूद है। उदयपुर वासियों ने एक बार फिर कपिल यह साबित किया है कि उदयपुर की क्या खासियत है, क्योंकि कानून धारा 144 का उल्लंघन जरूर आंशिक हुआ है, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लिया। अपने गुस्से का इजहार किया, अपनी फीलिंग्स बताई और कोर्ट ने इन आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है 14 दिन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर वासियों में खासा आक्रोश है और इसका जो नज़ारा है आप देखिए कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों और हमने देखा है। लेकिन उदयपुर जब इन आरोपियों को कोर्ट परिसर में लाया गया तो जमकर नारेबाजी की गई। कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों द्वारा नारेबाजी की गई, लेकिन जाब्ता पूरा तैनात था और लोगों ने भी नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। कोर्ट के अंदर एसआईटी के एडिशनल एसपी अनंत कुमार द्वारा आरोपियों को पेश किया गया। अनंत कुमार द्वारा देखिए, चूंकि ये जो मामला है ये जो डीजे के सामने पेश किया गया, तो जैसे ही आरोपियों को जिला सेशन न्यायाधीश के सामने लेकर पहुंचे, उसी दौरान जिला सेशन न्यायाधीश ने कहा कि ये उनके जुडिक्शन का मामला नहीं है। ऐसे में उन्हें बताया जाए कि क्यों उनके सामने इन्हें पेश किया गया है। तो जो एसआईटी के एडिशनल एसपी अनंत कुमार है, उन्होंने जो जज थे उन्हें बताया कि उदयपुर में विशेष न्यायालय नहीं है और इसी वजह से विशेष न्यायालय नहीं होने के चलते सेशन जज के सामने इनकी पेशी कराई जा रही है और उसके बाद में इसकी सुनवाई की गई। सुनवाई में आप देखिए जो निर्णय आया उसमें जुडिशियल कस्टडी में आरोपियों को, दोनों आरोपियों को भेज दिया गया है। और जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार अब चूंकि जो इसका चश्मदीद ईश्वर सिंह है वो इस समय हॉस्पिटलाइज है, संभवतः उसके 164 के बयान पहले कराए जाएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान होंगे। बयान होने के बाद में उसकी पहचान परेड कराई जाएगी, इन आरोपियों की पहचान परेड कराई जाएगी, ईश्वर सिंह से इनकी पहचान कराई जाएगी। और जो अभी जो ऑर्डर दिए गए बापर्दा रखते हुए कौन सी कस्टडी मांगी गई थी और कौन सी कस्टडी मांगी गई थी, सवाल एक तो ये है, और दूसरा कितने दिन के लिए मांगी गई थी? देखिए जुडिशियल कस्टडी में भेजने का कोर्ट का ऑर्डर, ये ऑर्डर इसलिए दिया गया क्योंकि एक प्रोसेस है जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद में। आप देखिए जो एनआईए है वो इसको टेक ओवर करेगी। संभवतः अब एनआईए जल्दी प्रोडक्शन वारंट पर लेने के साथ ही ट्रांजिट रिमांड मांगेगी और इन्हें दिल्ली लेकर रवाना होगी। यहाँ पर आप देखिए काफी सारे लोग इस समय यहाँ पर मौजूद है, बड़ी तादाद में गहमा गहमी कोर्ट परिसर के बाहर आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। जुडिशियल कस्टडी में देने का निर्णय कोर्ट द्वारा इसलिए लिया गया क्योंकि अब जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद में इन्हें प्रोडक्शन रिमांड पर एनआईए द्वारा लिया जा सकता है। उससे पहले जो ईश्वर सिंह है उसके धारा 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने बाद में जो आरोपी है उनकी पहचान परेड कराई जाएगी। जब तक पहचान परेड नहीं होती है तब तक उन्हें बापर्दा रखने के निर्देश दिए गए, क्योंकि ईश्वर सिंह इस मामले का चश्मे तो दोनों अभी भी कोर्ट में है या टीम उन्हें ले गई है अपने साथ पूछताछ के लिए? देखिए जो कोर्ट की कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय तक जो आरोपी उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया था, उसके बाद में अभी वे आरोपी पुलिस कस्टडी में रिजर्व फोर्स की मौजूदगी में यहाँ से रवाना हो चुके हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उन्हें यहाँ से ले जाया गया और अब उन्हें सेंट्रल जेल छोड़ दिया जाएगा। चूंकि जुडिशियल कस्टडी दी गई है तो ऐसे में आज उन्हें जेल ले जाएगा और उसके बाद में जब आरोपियों की पहचान परेड हो जाएगी, पहचान परेड जब आरोपियों की हो जाएगी तो उसके बाद इन आरोपियों को एनआईए के सुपुर्द किया जा सकता है। एनआईए अपने एक प्रोसेस के तहत सबसे पहले एनआईए प्रोडक्शन वारंट मांगेगी, उसके बाद ट्रांजिट रिमांड मांगेगी और यहाँ से दिल्ली लेकर जाएगी। देखिए दो तरह के इसमें मामले हैं, एक मामला मर्डर का है, उस मामले में आज पेश किया गया है। दूसरी धारा इसमें जो है वो आतंकवादी गतिविधियों की लगाई गई है, तो ऐसे आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई जो धारा है उसकी पेशी जो है वो विशेष न्यायालय में की जाती है और जब एनआईए के सुपुर्द इन्हें किया जाएगा तो इन्हें दिल्ली ले जाते हुए इनसे पूछताछ वहां पर ले जाकर की जाएगी। ठीक है कपिल, देखिए जैसा कि मैं कह रहा था, मैंने आपको ये बताया अभी कि धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है उदयपुर के बहुत बड़े क्षेत्र में। इसके बावजूद भी लोग अपने गुस्से के इजहार को लेकर आए। प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती थी, लेकिन प्रशासन ने भी इसे टैकल किया और लोगों ने भी उपद्रव नहीं मचाया, बवाल नहीं किया कोर्ट परिसर में या कोर्ट परिसर के बाहर। क्यों उनके लिए जरूरी था यहां पर आकर नारेबाजी करना या अपने गुस्से का इजहार धारा 144 के बावजूद? अगर ये आप लोगों से बात कर पाए। धारा 144
144 लागू है, लेकिन उसके बावजूद उदयपुर में लोगों का जो आक्रोश है वो चरम पर है। लगातार जो लोग हैं वो बाहर निकलकर अपने विरोध को दर्ज करा रहे हैं। आज सुबह भी धारा 144 और कर्फ्यू होने के बावजूद हजारों की तादाद में लोग जमा हुए और सर्व समाज की ओर से एक रैली भी निकाली गई। कुछ लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, धारा 144 लागू है, धारा 144 लागू है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों में इतना आक्रोश है, क्या आपको महसूस हुआ कि आप यहाँ पर आए? हमारा हिंदू भाई मरा है। जिस प्रकार से इन जिहादियों ने ये कृत्य किया है, नृशंस हत्या जो की है, उसे लेकर पूरे हिंदू समुदाय और जितने भी हमारे भाई लोग हैं उन सब में आक्रोश व्याप्त है। इस वजह से भले ही धारा 144 लग रही है, लेकिन ये जो सड़कों पे जो आज उतरी है वो भावनाएं हैं, और भावना जब तक जिंदा है, ठीक है, जब तक हमारे हिंदू भाइयों का इस तरह से। ठीक है कपिल, एक बार फिर मैं चाहता हूं आप मुझसे मुखातिब हो जाएं। कपिल, मैं आपसे ये पूछना चाहता, देखिए अभी जो देर शाम को हमने शाम के वक्त ये ब्रेकिंग चलाई और हमने इस खबर को ब्रेक किया कि एनआईए आज इन्हें नहीं ले जाने वाली है। पहले ये था कि एनआईए हो सकता है इनको दिल्ली ले जाए और तमाम, लेकिन फिर दिल्ली से ये खबर आई कि नहीं, एनआईए इनको अपने साथ नहीं ले जा रही। अब ये प्रोसेस चल रहा है, क्या इस बीच भी ऐसा हो सकता है कि एनआईए इनको अपनी कस्टडी में लेकर दिल्ली चले जाए, जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सौंपा गया इन्हें? देखिए, एनआईए का एक प्रोसेस है। एनआईए को जो केस सुपुर्द किया जाता है उसकी एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत एनआईए आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेगी। देखिए, अभी सबसे पहले चूंकि 2 मामले थे, एक मामले में जो मर्डर का मामला था, उस मर्डर के मामले में एसआईटी गठित की गई थी और एसआईटी ने आज कोर्ट में पेश किया है। जरूरी नहीं कि 14 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे, उससे पहले ही एनआईए जो है वो जो चश्मदीद ईश्वर सिंह है, उस चश्मदीद ईश्वर सिंह के बयान धारा 164 के तहत होने के बाद में जो पहचान परेड करानी आरोपी की, वो पहचान परेड पूरी होने के बाद एनआईए जो है वो तुरंत प्रोडक्शन वारंट के लिए एक एप्लीकेशन लगाएगी कोर्ट में। प्रोडक्शन वारंट के साथ ही ट्रांजिट रिमांड की भी मांग की जाएगी और जैसे ही ट्रांजिट रिमांड एनआईए को स्वीकृत होगा उसके बाद तुरंत इन आरोपियों को लेकर दिल्ली जा सकता है। देखिए, जो हमारे जानकारी जो मिल रही है, या तो कल या फिर परसों 2 ही दिन तक जो आरोपी हैं, जो 2 दिन के अंदर ये जो आरोपी है ये एनआईए इन्हें अपनी कस्टडी में ले लेगी। फिलहाल जो आरोपी है उन्हें जो भारी पुलिस फोर्स थी वो अपनी कस्टडी में लेते हुए न्यायालय परिसर से सेंट्रल जेल के लिए रवाना हुई और सेंट्रल जेल पहुंच चुकी होगी। जेल प्रशासन के सुपुर्द आरोपियों को किया जाएगा और उसके बाद जब फिर से कोर्ट द्वारा प्रोडक्शन वारंट स्वीकार होगा, तो प्रोडक्शन वारंट स्वीकार होने के बाद में आरोपियों को एनआईए को सुपुर्द किया जाएगा और एनआईए उसके बाद में प्रोडक्शन वारंट मिलेगा, उसके बाद ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी और ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उन्हें दिल्ली लेकर पहुंचेगी। आज बहुत सारी ब्रेकिंग इनसे जुड़ी हुई मिली है कपिल, आपने भी बताया था, हालांकि उस बात की क्लियरेंस हो पाया है या नहीं हो पाया है मुझे नहीं पता। सुबह जब एसके फैक्ट्री पर छापा पड़ा, माना जा रहा है कि 2 लोग उनके साथ थे, क्या इन्हीं को ले जाकर वहां पर चीजों को खंगाला गया था? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये कि अभी तो बहुत सारी चीजें होनी है, हो सकता है इन्हें मौका वारदात पर ले जाया जाए और वहां पर भी जांच को आगे बढ़ाया जाए, हो सकता है कि इनके बयान जब कलमबद्ध हो तो और भी चीजें पता चले। क्या ये पता चल पा रहा है कि आखिर इनका ये जब भाग रहे थे तो इनका मकसद क्या था, ये कहां जाना चाहते थे और वहां जाकर वो क्या करते? देखिए, जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, इन्होंने अपने कुछ मिलने वाले लोगों के यहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला तो उन्होंने इन्हें अपने यहाँ नहीं रुकने दिया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। देखिए, पुलिस को मुखबिर के मार्फत सूचना मिली, वो इन्हीं लोगों से ये लोग जब उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने इनकी बाइक का नंबर जो कि 2611 नंबर था, उस बाइक को गुजरते हुए देखा और देलवाड़ा थाना पुलिस को सूचना दी। देलवाड़ा थाना पुलिस को जैसे ही सूचना मिली उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया और देलवाड़ा से आगे भीम थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहां पर नाकाबंदी तोड़कर इन्होंने भागने की कोशिश की थी जहां उन्हें दर्द दबोचा था। देखिए, दूसरी बात आपने जो एक सवाल और पूछा है, इसके इंजीनियरिंग फैक्ट्री जो है उससे जुड़ा हुआ, वहां के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन जो हमारे सोर्सेस पुख्ता जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार यही 2 आरोपी थे जिन्हें वहां पर लेकर गए थे। इनसे वहीं पर तस्दीक कराई गई और जो बड़ी जानकारी मिली है उसके अनुसार वहां पर वीडियो बनाया गया था और जिस ऑफिस के अंदर वीडियो बनाया गया
उस ऑफिस को SIT द्वारा सीज किया गया और वहां पर वो सोफा भी बरामद हुआ है जिस सोफे पर बैठकर वीडियो बनाया गया था। और साथ ही जानकारी के अनुसार जो हथियार बनाए गए थे वो हथियार उसी फैक्ट्री में बनाए गए थे जिसे बरामद भी कर लिया गया है। जी कपिल, अब मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं कि जिस वक्त इन दोनों की पेशी हुई कोर्ट में किन्हें किन्हें रहने की परमिशन थी और किसको एंट्री नहीं लेने दी गई। दूसरी बात यह कि इन दोनों की जब कोर्ट में पेशी हुई इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या इन्होंने कुछ कहा, क्या इन्होंने कुछ बोला? देखिए, एक आरोपी को SIT और पुलिस के जो अधिकारी थे वो अपने हाथों में तोप कर कोर्ट परिसर के अंदर लेकर गए। तो संभवतः इन्होंने जब भागने की कोशिश किया फिर जो है वो इनसे चलने की स्थिति में नहीं थे। हालांकि इनसे बात किसी को नहीं करने दी गई, भारी पुलिस बल तैनात रखा गया, किसी भी को भी उनके पास नहीं जाने दिया गया। दूसरी ओर कोर्ट परिसर की अगर बात करेंगे तो कोर्ट परिसर के अंदर कुछ वकील मौजूद थे, लेकिन जब जज इसकी सुनवाई कर रहे थे और कुछ बात जज को जब आरोपियों से पूछनी थी तो जो वकील के वकील जो अंदर थे उन्हें भी बाहर निकलने के लिए कहा गया। तो देखिए, कोर्ट परिसर के अंदर बहुत ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन लोक अभियोजक कपिल जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद थे। उन्हीं के द्वारा ही इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और सुनवाई को आगे बढ़ाई की पैरवी की गई। SIT के एडिशनल SP अनंत कुमार द्वारा इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। उस दौरान SIT के ही एक और एडिशनल SP गोपाल स्वरूप मेवाड़ा इनके साथ में मौजूद रहे थे। जी कपिल, मेरे लिए उदयपुर से इस तरह की तस्वीरें देखना अपने आप में पहला अनुभव है। मैंने कभी उदयपुर में इस तरह की तस्वीरें या इस तरह के हालात नहीं देखे हैं, कभी भी इस तरह के आक्रोश के बीच से आपको रिपोर्टिंग करते नहीं देखा है। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है और न ही इस तरह की घटनाक्रम को मैंने देखा है जिस तरह का आज कोर्ट परिसर में देखने को मिला उदयपुर में। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर बेहद शांत शहर है। आमतौर पर इस तरह की घटना और इस तरह का लोगों में आक्रोश नहीं देखा जाता है, लेकिन आप देखिए ये जो घटना है ये घटना बेहद ही विभत्स तरीके की थी। बेहद निर्मम तरीके से उसके जो कन्हैयालाल साहू है उसकी गर्दन काटी गई और गर्दन काटने के अलावा जो वीडियो वायरल किया उससे उदयपुर वासियों में एक बार तो खौफ व्याप्त हुआ, लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया उसके बाद में आक्रोश व्याप्त हुआ। और देखिए मेरे लिए भी ये पहला अनुभव था जब उदयपुर में इतना गुस्सा देखा गया। बहुत ज्यादा आक्रोश जो है उदयपुर वासियों में देखने को मिल रहा है और लगातार ये आज तीसरा दिन है। 28 तारीख को जब से कन्हैयालाल साहू की हत्या हुई थी उसके बाद से लगातार लोगों में आक्रोश व्याप्त था। कल पूरे दिन लोग जो है वो आक्रोशित रहे और आज आप देखिए कि सर्व समाज द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। आज जो रैली है वो निकाली गई थी, एक शोक सभा रखी गई थी और अब जब कोर्ट के अंदर पेशी की जा रही है तो उस दौरान भी आप देखिए कि कोर्ट के पेशी के अंदर वकील जो हैं वो डटे रहे थे कि जब पेश किया जाएगा तो विरोध दर्ज कराया जाएगा। उसके अलावा कोर्ट परिसर के बाद जैसे जैसे लोगों को आरोपियों के कोर्ट में पेश होने की सूचना मिली उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनका आक्रोश जो है बहुत ज्यादा देखने को मिला और आरोपियों को यहां से लेकर भी चले गए। उसके बावजूद लोगों की जो नारेबाजी है वो नहीं रुक रही है। जी कपिल, जब देखिए अमूमन जब कस्टडी मांगी जाती है कोर्ट को ये बताया जाता है कि भाई हमें कस्टडी क्यों चाहिए, अभी कौन कौन से पहलू ऐसे हैं जिन पर जांच होना बाकी है, जिन पर और भी चीजें करना बाकी है। क्या ऐसे कुछ प्रमुख पॉइंट्स और वकील की तरफ से कोर्ट को बताए गए जिससे ये पता चले कि जांच का दायरा और कितना फैल गया है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इन आरोपियों के जिस तरह के कनेक्शन सामने आ रहे हैं और जैसा कि ये प्रबल आशंकाएं, प्रबल संभावनाएं इस बात की मानी जा रही है कि ये स्लीपर सेल के सदस्य थे और स्लीपर सेल के और भी मेंबर्स हो सकते हैं जिन्हें साथ ही साथ ढूंढा जाना जरूरी है। तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। देखिए निश्चित तौर पर कोर्ट के अंदर कई सारे पहलू रखे गए, लेकिन आप देखिए जैसा कि आपने बताया कि आतंकी कनेक्शन हो सकते हैं, तो जो आतंकी कनेक्शन सामने आने की संभावनाएं जताई जा रही है और जो आतंकी कनेक्शन अब तक सामने आ चुके हैं इन सभी को ध्यान में रखते हुए NIA अब इसकी जांच करेगा और इनको जुडिशियल कस्टडी इसीलिए सौंपी गई है क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद में अब इनकी पहचान परेड करा दी जाएगी और पहचान परेड पूरी होने के साथ ही आरोपियों को तुरंत NIA के सुपुर्द कर दिया जाएगा। आरोपी NIA के पास जैसे ही जाएंगे उसके बाद NIA अपनी विस्तृत जांच शुरू करेगी। NIA की जो जांच है वही सारे पहलुओं को खोलेगी और जो इनके जितने संगठनों से संपर्क जो सामने आ रहे हैं वो NIA के इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद ही सामने आएंगे। तो देखिए हाल फिलहाल जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई थी ताकि आरोपी जुडिशियल कस्टडी में चले जाए। जो सेंट्रल जेल है उनमें जाने के बाद में कुछ हद तक ठीक है, चलिए कम हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका।